वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं नीरम मारुम ओलेगिल। तो कहानी की शुरुआत अभी नाम की एक लड़की से होती है जिसका आज बर्थडे है। बर्थडे की सारी तैयारियां उसकी माँ ने बड़े प्यार से कर रखी हैं। अभी के सारे दोस्त उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। उन्हीं दोस्तों में एक लड़का भी शामिल होता है जिसे अभी पसंद करती है, लेकिन उसके बारे में उसने कभी ना तो अपनी माँ को बताया ना ही किसी को। पार्टी में आने के बाद जब अभी बड़े प्यार से उस लड़के से बातें कर रही होती है तो वो लड़का भी अभी के क्लोज होने की कोशिश करता है। ये देखकर अभी की माँ को आ जाता है गुस्सा कि ये क्या कर रही है, और वो सीधे अभी को उसके सारे दोस्तों के सामने थप्पड़ मार देती है। अब ये माँ के हिसाब से तो उन्होंने बिल्कुल सही किया था, उस लड़के के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे, पर इस चीज को उल्टा समझ लेती है अभी। वो सोचने लगती है कि उसकी माँ को उसकी खुशी देखी नहीं जा रही, तभी तो उन्होंने सबके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। इसीलिए दोस्तों रात को ही वो अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और दूसरे शहर जाकर अपने दोस्त के घर रहना शुरू कर देती है। उसने अपनी माँ से मतलब पूरी तरह से कांटेक्ट करना खत्म कर दिया होता है, न कभी उनसे बात करना, ना ही उनके हालचाल पूछना, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि वो अपनी माँ का फोन तक नहीं उठाती, लेकिन माँ बेचारी हमेशा उसको मैसेज वगैरह करके उसका हालचाल पूछती। और ऐसे दोस्तों एक साल गुजर जाता है। अभी का फिर से बर्थडे आता है। उसकी माँ को उम्मीद होती है कि उसकी बेटी कम से कम आज तो उससे मिलने आएगी, लेकिन अभी बिल्कुल भी अपनी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती। उसकी दोस्त जब उससे कहती है कम से कम यार आज तो मिल जा अपनी माँ से, नहीं मिलना तो एक बार फोन से बात तो कर ले, उन्हें अच्छा लगेगा, तो अभी अपनी दोस्त से ही कहने लग जाती है कि हाँ समझ रही हूँ मैं, इतने दिन से तेरे घर पर रहकर तुझे बोझ लग रहा होगा, इसीलिए तो तू ऐसा कह रही है ना। ठीक है, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। कहकर वो गुस्से में ट्रेन में सवार हो जाती है ताकि दूसरे शहर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। अब ट्रेन में बैठने के बाद भी उसके दोस्त वगैरह उसको फोन करके कह रहे होते हैं कि हमारे कहने का वो मतलब नहीं था, तूने उल्टा सोच लिया है। लेकिन अभी उन पर ही चिल्लाना शुरू कर देती है कि मैंने कहा था ना नहीं बात करनी मुझे मेरी माँ से, नफरत करती हूँ मैं उनसे। और दोस्तों इसकी सारी बातें वहीं बगल में बैठा टीसी सुन लेता है और उससे कहता है कि जैसे तुम हो ना ठीक वैसा ही मैं भी अपनी जवानी में हुआ करता था, लेकिन जब मैंने अपने सबको खो दिया तब जाकर मुझे समझ आया कि कितनी बड़ी गलती कर बैठा हूं मैं। माँ तो मेरी इस दुनिया से चल बसी, बस अब बच्चे ही बचे जिनके कारण मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे पास माँ है इसीलिए उनकी कद्र करो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपनी माँ का प्यार पाने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, तो कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी बताता हूँ जिसने अपनी माँ को ढूंढने में अपनी सारी जिंदगी लगा दी। तो दोस्तों इसके बाद आगे मूवी उसी कहानी के हिसाब से चलेगी। तो कहानी के हिसाब से हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ सारे गाँव वालों ने नेहा नाम की लड़की के घर को चारों तरफ से घेर लिया होता है, क्योंकि गाँव वालों को खबर मिली थी कि नेहा राघव नाम के किसी पराये लड़के के साथ चक्कर चला रही है। शादी से पहले दोनों ने अपने परिवार और गांव वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, ये गांव वालों का मानना था। इसलिए सारे गांव वाले नेहा और राघव को मारने आए होते हैं, वो भी खुद से नहीं बल्कि नेहा के पिता के हाथों। कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ही गांव की इज्जत उछाली है, इसलिए तुम्हें ही अपनी बेटी और उसके आशिक को मारना होगा, वरना तुम सबको घर में कैद करके आग लगा देंगे। ये सुनकर बेचारा पिता उसका तो दिल टूट जाता है। वो खुद मरने को तैयार था लेकिन अपनी बेटी को नहीं मार सकता था, इसलिए वो राघव से कहता है कि जा मेरी बेटी को लेकर यहाँ से दूर भाग जा, उसे हमेशा खुश रखना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। सुनकर राघव नेहा को लेकर भागने लगता है। अब नेहा जाना तो नहीं चाहती क्योंकि उसको भी पता है कि उसके जाने के बाद गांव वाले उसके पिता को मार देंगे, और ऐसा ही होता है। नेहा के पिता को सभी गांव वाले बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। तो वहीं राघव नेहा को लेकर मुंबई आ जाता है इस उम्मीद में कि शायद यहाँ वो गांव वालों से बच पाएगी। अब दोस्तों उस समय मुंबई गुंडों का अड्डा हुआ करता था, वहां भी लाल नाम के गुंडे का राज है, लेकिन उसको हटाकर मलिक नाम का एक गुंडा राज करना चाहता है जो कि मुंबई पर राज करने के सपने को लिए तमिलनाडु से मुंबई आया है। और आते ही उसने अपनी दहशत फैलाते हुए लाल के कई सारे गुंडों के साथ साथ उसके बेटे को भी जान से मार दिया। इस चीज से लाल के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। उसने ठान लिया था कि वो कैसे भी करके मलिक को मार कर ही रहेगा, मुंबई उसके हाथों से कहीं नहीं जाएगी। तो लाल के पास मलिक को मारने का बहुत बढ़िया प्लान भी होता है, क्योंकि मलिक हर हफ्ते कोठे पर जाता है और वहीं अगर कोई चुपके से जाकर उसको मार दे तो बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ये करने के लिए लाल के कोई भी गुंडे तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है मलिक को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। तब लाल किसी बलि के बकरे को ढूंढता है ताकि किसी मजबूरी में वो उसका साथ देने के लिए मान जाए, और उसको वो मजबूर इंसान बेचारे राघव और नेहा ही दिखाई जाते हैं। इसीलिए लाल के गुंडे राघव को उठा लेते हैं और उसको खूब मारते हैं। मारने के बाद उससे कहते हैं कि तुझे हमारे लिए एक इंसान की जान लेनी होगी। राघव कहता है कि मैं तो आज पहली बार मुंबई आया हूँ, मुझे जाने दो, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है। तो लाल कहता है कि जाना चाहता है ठीक है चला जा, लेकिन नेहा तेरे साथ नहीं जाएगी, वो मेरे पास ही हमेशा रहेगी। अगर नेहा चाहिए तो मालिक को मारना होगा। ये सुनकर बेचारा राघव घबरा जाता है। वो तो नेहा के पिता से वादा करके आया था कि उसे कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए वो लाल की शर्त मान लेता है। साथ ही उसको ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने नेहा को अभी कहाँ पे रखा हुआ है। लाल सिर्फ इतना कहता है कि मलिक को मार कर तुझे नेहा मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इस घटिया इंसान लाल ने नेहा को कोठे पर बैठा दिया ताकि नेहा की सुंदरता देखकर मलिक जब उसके साथ रात बिताने आएगा
तभी मौका होगा राघव के पास उसे मारने का। और ऐसा ही होता है। मलिक नेहा के कमरे में जाते हैं, लेकिन वो उसके साथ कुछ करता नहीं, बल्कि उसके पैरों पर सर रखकर उससे कहता है, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए देख रहा हूँ ना, तो मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। मेरी माँ को भी जबरदस्ती कोठे पर बैठा दिया गया था, वहीं पर उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझे नाजायज कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे सभी लोग, लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, अब यहाँ से हम मलिक के बचपन का सीन देखते हैं, जहाँ उसकी माँ जब उसके साथ खेल रही होती है, तभी एक कस्टमर आ जाता है जो कि पुलिस वाला था। वो मलिक की माँ के साथ वही काम करने आया होता है, पर जब इसके लिए वो मना करती है तो जबरदस्ती वो पुलिस वाला मलिक को कमरे के बाहर फेंक देता है और उसकी माँ के साथ फिर वही करता है। साथ ही इतना इंतजार करवाने के लिए वो मलिक की माँ को इतना मारता है कि बेचारी की जान चली जाती है। बेचारा मलिक उस टाइम बहुत छोटा था। माँ को खोने के बाद उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि जिस मुंबई में उसकी माँ के साथ ऐसा हुआ, एक दिन वो पूरी मुंबई को अपने पैरों में गिरा कर रहेगा। वो सबसे पहले उस पुलिस वाले के गले में रॉड घुसाकर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद ही मलिक एक गुंडा बना, पर वो गुंडा कभी नहीं बनना चाहता था। उसका तो सपना था कि बस वो अपनी माँ के साथ एक शांति भरी जिंदगी गुजारे, जहाँ वो और उसकी माँ हो सिर्फ। लेकिन दुनिया ने उससे वो चीज छीन ली। अब वो नेहा से कहता है कि बस एक बार मुझे मेरी माँ आवाज लगाकर बुला लेना, मैं खुशी खुशी अपनी जान देने को तैयार हूँ, बस मुझे मेरी माँ चाहिए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही मलिक दरवाजा खोलता है, बाहर खड़ा रघु उसके पेट में चाकू घुसा देता है, लेकिन इससे मलिक मरा नहीं होता है। और राघव जब नेहा को कोठे पर देखता है तो उसको समझ आ जाता है कि उसने लाल की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो और नेहा मलिक के पैर पर गिरते हुए उससे माफी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो, लाल ने हमें जान से मारने की धमकी दी थी तुम्हारी, इसलिए मजबूरन हमें ये काम करना पड़ा। तब तक वहां पर लाल अपने गुंडों के साथ आकर मलिक पर हमला शुरू कर देता है। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ और मलिक के साथ साथ राघव और नेहा को भी मार डालो, पर तब मलिक उन सारे गुंडों के साथ लड़ाई करता है। उसके साथ उसकी माँ की दुआ तो थी, वो सभी बदमाशों को मार गिराता है, लेकिन अब उसकी भी हालत खराब हो चुकी थी। वो नेहा के पैरों पर जब सर रखता है ना, तो उसको उसकी माँ दिखाई देती है। वो कहता है, माँ मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है बेचारा। अब दोस्तों, ये प्रेजेंट में कहानी सुनकर अभी हैरान रह जाती कि ऐसे भी लोग हैं क्या दुनिया में जो माँ के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो टीसी कहता है कि ये कहानी तो सुन ली तुमने, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, ऐसे लोगों की जिनके पास तो माता पिता दोनों होते हैं, लेकिन उन्हें उनकी कद्र नहीं होती। दोस्तों, अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम साक्षी नाम की महिला को देखते हैं, जो बेचारी अनाथ है, लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। तो वो एक शाम खेत में बैठकर रो रही होती है। तब उसके पास उसका पति अर्जुन आता है। वो कहता है, क्या हो गया, रो क्यों रही हो? साक्षी कहती है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया था, तो बस मालकिन के घर से थोड़ा सा दूध पी लिया, तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और सबके सामने मेरी बेइज्जती भी की। अर्जुन कहता है कि रोना नहीं, मैं हूं ना, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अर्जुन के पास खुद खाने के पैसे नहीं है, बहुत ही ज्यादा गरीबी से दोनों गुजर रहे होते हैं, लेकिन तब भी अर्जुन जो उससे हो सकता था वो लेकर आ जाता है और साक्षी से कहता है कि देख लेना, हम मेहनत करेंगे और खुद की जिंदगी को संवारेंगे और अपने आने वाले बच्चों को भी एक अच्छा जीवन देंगे, ताकि उन्हें कभी हमारी तरह परेशानी ना उठानी पड़े। जो समय हमने देखा है वो हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे देखें। इसलिए दोस्तों, अर्जुन अब से 3-4 लोगों का काम अकेले ही करने लगता है, जिसमें साक्षी भी उसका साथ देती है। दोनों जी जान लगाकर मेहनत करते हैं और भगवान की दया से उनकी जिंदगी में कुछ हद तक सुधार भी आ जाता है। भगवान ने उनको 2 बेटे दिए होते हैं जो उनकी जिंदगी का सहारा बनेंगे, ऐसा साक्षी और अर्जुन ने सोचा था। लेकिन वही वाली बात है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। देखते देखते कई साल गुजर जाते हैं। साक्षी और अर्जुन दोनों बूढ़े हो चुके हैं। उन्होंने अपना जो कुछ कमाया दोनों बेटों पर लगा दिया, ताकि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो सके। और ये दोनों बेचारे अकेले गांव में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन इनकी जिंदगी गुजर रही है। एक दिन अर्जुन को पता चलता है कि साक्षी बीमार है, तो वो पोस्ट ऑफिस चला जाता है, क्योंकि आज महीने की पहली तारीख है और हर महीने की 1 तारीख को कभी बड़ा बेटा तो अगले महीने छोटा बेटा कुछ पैसे भिजवा दिया करता है, ताकि अर्जुन और साक्षी के सिर्फ खाने पीने का बंदोबस्त हो सके। लेकिन इस बार पैसे नहीं आए, बारी थी बड़ी बेटे की। तो अर्जुन बड़े बेटे को फोन लगाकर पूछने की कोशिश करता है कि पैसे क्यों नहीं आए, पर वो कहां से पूछता, बड़ा बेटा फोन नहीं उठाता। तो अर्जुन छोटे बेटे को फोन लगाता है, लेकिन वो उल्टा ही जवाब दे जाता है कि इस महीने मेरी बारी थोड़ी है, बड़े भाई की है, उससे मांगो पैसे, मैंने कौन सा बैंक खोल के रखा हुआ है यहाँ पर। अर्जुन कहता है कि अरे बेटा, तेरी माँ बीमार है इसलिए पैसे चाहिए, वरना मैं एडजस्ट कर लेता। लेकिन छोटा बेटा कहता है कि हर महीने का नाटक है आपका, कभी आप बीमार तो कभी माँ बीमार, न जाने क्या समझ के रखा हुआ है आपने मुझे। कहकर वो भी फोन काट देता है। यार ये देखकर ना सच में यार अर्जुन के दिल पे लग जाती है कि क्या है ये, इनको इतना पाल पोस कर बड़ा किया और ये कैसी बातें कर रहे हैं। अर्जुन को बहुत ही बुरा लगता है कि ये तो छोड़ो नालायक बच्चे हैं, लेकिन साक्षी का इलाज कैसे होगा। जब वो उदासी में घर आता है तो रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गेहूं बोरियों में डालकर लेकर जा रहे थे, जिसमें थोड़े बहुत पैसे उनको मिल जाते। इसलिए अर्जुन दोस्तों, जिसकी उम्र करीबन 70 से 75 साल होगी, वो साक्षी के लिए उस काम पे लग जाता है और कमजोर हड्डियों से ही दोस्तों वो बोरियां उठाता है। पर तभी वहां पर गाड़ी में सवार होकर बड़ा बेटा पहुंच जाता है, जिसकी पत्नी उससे कहती है कि देखो अपने बाप को कैसे हमारी नाक काटने पे लगा हुआ है, इस उम्र में कोई काम करते हुए देखेगा
देखेगा तो हमें ही बोलेगा कि हमने इसका ध्यान नहीं रखा। ये सुनकर बड़ा बेटा अर्जुन से कहता है कि पापा ये क्या कर रहे हो, इज्जत नीलाम कर दी हमारी, जल्दी घर चलो। कहकर वो गाड़ी लिए वहां से चला जाता है और बूढ़े पिता को पैदल आने के लिए छोड़ देता है हरामी। अब शाम को जब खाली हाथ अर्जुन घर आता है ना, तो साक्षी देखकर समझ जाती है कि क्या क्या हुआ होगा, और उस बेचारी के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते दोस्तों। ये बिना खाना खाए जब बैठे होते हैं तो बड़े बेटे की छोटी बच्ची अपनी दादी के पास खेलने आ जाती है, लेकिन तब बच्ची की माँ जबरदस्ती उसको छीन कर लेकर जाती है कि न जाने इनको कौन सी बीमारी हो गई है, कहीं बच्ची को ना हो जाए। ऐसी घटिया सोच होती है उसकी, और ये भी कहती है कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी मर जाते तो अच्छा होता, कम से कम जंगल जैसे घर को बेचकर पैसे तो आ जाते। और ये देखे दोस्तों, इस चीज में वो बड़ा बेटा भी अपनी पत्नी का साथ देता है। बेटे और बहू से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन और साक्षी की नींदें उड़ जाती है। अर्जुन साक्षी से कहता है कि मैंने कभी तुम्हें तकलीफ दी है, या फिर मैंने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं की, मेरे बच्चे ऐसे कैसे हो गए। तो साक्षी कहती है आपने हमेशा मुझे एक रानी की तरह रखा है, कम पैसे होने के बावजूद भी आपने सब कुछ दोनों बेटों को दे दिया, लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, कहीं गुस्से में आपके मुंह से हमारे बच्चों के लिए कुछ निकल ना जाए और वो बात सच ना हो जाए कहीं, और कहीं उनकी जिंदगी फिर परेशानियों से ना भर जाए। सच में दोस्तों, कितनी मुश्किलें काट कर दोनों ने बच्चों को पाला था, खाने को निवाला नहीं था, पर सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया। एक नहीं बल्कि 3-4 लोगों का अकेले ही काम करके बच्चों को पढ़ाया। माँ बेचारी अनाथ होने के ताने, लोगों की बेइज्जती सहकर भी काम करती रही ताकि बच्चों को अच्छा जीवन दे सके, लेकिन इन सब का क्या सिला मिला। ऐसी घटिया औलाद। सच में यार, ऐसी चीजें देख कर ना दिल भर आ जाता है कि क्या है ये, और ऐसा सच में भी होता है। खैर, अब साक्षी अर्जुन से कहती है कि पता है मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझसे पहले आप इस दुनिया से चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बगैर दुनिया में कोई भी आपका ख्याल नहीं रखेगा, जो चीज मैं देख नहीं पाऊंगी। आप चले जाना, उसके बाद भगवान मुझे भी बुला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही मेरी आखिरी इच्छा है। बेचारी इतना कहते कहते अपना दम तोड़ देती है, क्योंकि उसे बुखार बहुत तेज था, पर बेटे ने दवा के पैसे तक नहीं दिए। अपना इकलौता सहारा दुनिया से जाता देखकर ये सदमा अर्जुन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और भगवान उसको और ज्यादा तकलीफ ना देते हुए अपने पास बुला लेते हैं। दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन तब भी दोनों बेटों को एहसास नहीं होता। वो अंतिम संस्कार के टाइम भी बंटवारे की बात कर रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा इमोशनल वाला सीन था दोस्तों ये। अब ये कहानी सुनकर अभी को भी एहसास होने लगता है कि शायद उसने गलती की है। उसकी माँ ने जो भी किया वो उसकी ही अच्छाई के लिए किया। टीसी कहता है अब तुम्हें समझ आ गया होगा माता पिता की अहमियत क्या होती है, तो बताओ फिर कितना प्यार करती हो अपनी माँ को। प्यार करती हो तो फोन लगाओ उनको। अभी कहती है मेरी माँ मुझसे तो बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो बहुत ही गलत था। तो टीसी कहता है कि लगता है कुछ और कहानी सुनानी पड़ेगी तुम्हें। मैं तुम्हें एक लड़के के बारे में बताता हूँ जो अपनी माँ के लिए ना किसी की जान लेने तक को तैयार हो गया था। इसके बाद दोस्तों हम तीसरी कहानी देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ मछुआरों को देखते हैं जिन पर कुछ समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था। इस हादसे में कई सारे मछुआरे मारे जाते हैं। उन्हीं में मीना नाम की महिला का पति भी शामिल होता है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिर्फ एक छोटा बेटा है विकास, जिसके लिए पूरी दुनिया बस अब उसकी माँ ही थी, और मीना के लिए उसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसका बेटा। मेहनत मजदूरी करके मीना विकास को बड़ा करती। उसका सपना था कि विकास एक कलेक्टर बने। विकास भी अपनी माँ के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अपनी माँ से वादा भी करता है कि माँ देख लेना, एक दिन हमारा भी बड़ा सा घर होगा और उसमें तू एसी लगाकर आराम से बैठेगी, कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा तुझे। लेकिन तभी मीना की तबीयत खराब हो जाती है। वो अचानक से हो जाती है बेहोश। विकास जल्दी जल्दी अपने दोस्त के साथ उन्हें हॉस्पिटल लेकर आता है, लेकिन वहां पर आकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर था, वो भी 4थे स्टेज का। मीना को डॉक्टर ने पहले बता दिया था, लेकिन उसने विकास से बात छुपाई क्योंकि इससे वो टेंशन में चला जाता। तब डॉक्टर कहती है कि देखो तुम्हारी माँ का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना वो मर जाएंगी। ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा, प्राइवेट में जाना पड़ेगा, जिसकी कीमत करीब 10 लाख होगी। विकास ने अपनी जिंदगी में कभी 10 लाख रुपए नहीं देखे थे, तो वो इतने पैसे कहां से लेकर आएगा। वो अपनी माँ से ही नाराज हो जाता है कि माँ अब तू मुझसे चीजें छुपाने लग गई, क्यों नहीं बताया मुझे, कितनी भयानक बीमारी से गुजर रही है, कहीं तुझे कुछ हो जाता तो मैं भी तो मर जाता ना। पर मीना कहती कि अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं होता, मुझे क्या हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। लेकिन विकास को 10 लाख कैसे भी करके एक हफ्ते के अंदर जमा करने हैं। वो हर जगह से उधार मांगने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उसको पैसे नहीं देता। उसी गांव में रंगा नाम का एक गुंडा भी रहता है, जो नेताओं के कहने पर किसी की भी हत्या कर देता है। उसकी मीना पर गंदी नजर पहले से थी। उसने कई बार मीना को ऑफर दिया कि उससे शादी कर ले, लेकिन मीना ने इसके लिए हामी नहीं भरी। और अब कोई दूसरा रास्ता न होने पर विकास का दोस्त, जो कि विकास की माँ को अपनी माँ की तरह मानता है, वो जाता है विकास को लेकर रंगा के पास, ताकि रंगा उसको पैसे उधार दे दे। रंगा कहता है कि कहा था तेरी माँ को मुझसे शादी कर ले, बाकी बीवियों की तरह उसको भी रानी बना देता मैं, लेकिन वो नहीं मानी। अब ये सुनकर विकास को गुस्सा आता है, तो वो रंगा से लड़ने लग जाता है। फिर सभी उसका झगड़ा रुकवा देते हैं। रंगा को एक अंग्रेज कपल की हत्या करवानी है दोस्तों। इस मामले में अगर कोई फंसा तो जिंदगी भर जेल होगी। रंगा का कोई दूसरा साथी ये करने को तैयार नहीं होता, इसीलिए रंगा विकास को 10 लाख का ऑफर देता है कि उन अंग्रेज कपल का अपहरण करके यहाँ लेकर आ जाओ और ये लो 10 लाख रुपए।
विकास भी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ को बचाने के लिए वो इस पर हामी भर देता है। पर रंगा ने तो कुछ और ही प्लान बना के रखा हुआ था कि अपहरण के बाद वो विकास को भी जान से मार देगा। वो भी इसीलिए कि उसकी हिम्मत कैसी भी रंगा पर हाथ उठाने की पहले। अब विकास अपने दोस्त के साथ उस कपल को अपहरण करने चाहता है, जिस चीज में वो कामयाबी हो जाते हैं। ये करने के बदले उसे 10 लाख मिल जाते हैं, जो वो सीधे हॉस्पिटल आकर जमा कर देता है। लेकिन तभी उसको एक दुखद खबर मिल जाती है कि विकास की माँ तो दुनिया में रही नहीं। विकास और उसका दोस्त दोनों सदमे में चले जाते हैं कि ये नहीं हो सकता, हमने टाइम पर पैसे दिए थे, फिर इलाज क्यों नहीं हो पाया। तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि 2 अंग्रेज डॉक्टर थे जो कैंसर का ऑपरेशन करते हैं, उनका किसी ने अपहरण कर लिया। सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, बल्कि यहाँ जितने भी मरीज लाइन में हैं, उन सबकी जान खतरे में अब, क्योंकि वो 2 डॉक्टर ही थे जो वो काम कर सकते थे। ये सुनकर विकास अपना होश खो बैठता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने ही तो उन डॉक्टरों का अपहरण किया, इसका मतलब मैंने ही अपनी माँ को मार डाला, मैं ही उसकी मौत का जिम्मेदार हूँ, ये मुझसे क्या हो गया। वो सारी हिम्मत हार जाता है, लेकिन तब बाकी मरीजों की हालत देखकर वो फैसला करता है कि वो उन डॉक्टर्स को वापस लेकर आएगा ताकि इनका इलाज हो सके, ताकि उसकी माँ की तरह इनको भी अपनी जिंदगी से हाथ न धोना पड़ जाए। इसीलिए वो सीधे रंगा के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां उसके दोस्त उन डॉक्टर्स को छुड़ाता है। तो वहीं विकास रंगा और उसके आदमियों से लड़ने भी लग जाता है। उसके सर पे बिल्कुल खून सवार था कि इस रंगा ने जानबूझकर मुझे इस डॉक्टर का अपहरण करने को कहा ताकि मैं अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार बन जाऊं। पर जैसे ही वो उसकी जान लेने वाला होता है ना, उसको उसकी माँ की बात याद आती है कि हालात तुम्हें कभी भी राक्षस बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना होगा बेटा, तभी जाकर कामयाबी की सीढ़ियां तुम्हें मिलेगी। ये चीज याद कर रंगा को वो छोड़ देता है और खूब मेहनत करके आखिरकार वो एक कलेक्टर बन जाता है। अब टीसी अभी से कहता है कि तीनों कहानी सुनकर तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा कि माता पिता की क्या अहमियत होती है जिंदगी में। तुम इस हिसाब से सोचो कि अगर तुम्हारी माँ नहीं होती, तुम्हारा हालचाल पूछने वाला नहीं होता, तो कैसा लगता तुमको। अकेलापन जो होता है ना, मौत से भी बुरी चीज होती है। इस चीज को लेकर मैं तुम्हें एक अनाथ बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम चौथी कहानी देखते हैं। कहानी की शुरुआत अनबू नाम के ऑटो ड्राइवर से होती है, जो कि बिल्कुल मस्त मौला आदमी है, अकेले रहता है। उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाल ही में उसकी जिंदगी में खुशियां आई है। एक लड़की है माही नाम की, जिसने अनबू का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिस चीज से अनबू बड़ा खुश होता है कि मेरी भी जिंदगी में कोई होगा जो मुझसे बातें कर पाएगा। तो वहीं हम सोनल नाम की बूढ़ी महिला को देखते हैं, जिसके पति का 1 साल पहले देहांत हो गया। घर में बेटे और बहू के साथ रहती है वो, लेकिन अब बेटा और बहू मिलकर सोनल को ओल्ड एज होम में भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि सोनल से छुटकारा मिल जाए। बेचारी सोनल अपने पति से जुड़ी चीजों को लेकर घर से निकल जाती है। बचपन बेचारी का अनाथ आश्रम में गुजरा था, लेकिन उसके पति ने उसको वहां से बाहर निकाला और आज उसका बेटा उसे वहीं वापस भेज रहा है। बेटा और बहू तो उसको एक पल भी अपने साथ रखना नहीं चाहते, इसीलिए उदास मन से वो ओल्ड एज होम आ जाती है, जहां उसका बेटा फॉर्म वगैरह भर देता है और कहता है कि सबसे प्रीमियम कैटेगरी वाला कमरा देना मेरी माँ को, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उनको, पैसे मैं देता रहूंगा। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है हर चीज पैसों से तोली नहीं जाती, प्रीमियम कैटेगरी से बढ़कर आपका प्यार है उनके लिए, अगर आप कम से कम महीने में एक बार भी आ जाए करेंगे तो शायद उनको अच्छा लगेगा। इस पर वो बेटा कहता है कि हाँ, कोशिश करूंगा आने की, पर बातों से इसकी साफ लगता है कि महीने छोड़ो, वो सालों में भी आने की नहीं सोच रहा। तो वहीं सोनल चुपके से ओल्ड एज होम से बाहर निकल जाती है और अनबू के रिक्शे में बैठ जाती है। वो कहती है जो जगह तुम्हें अच्छी लगती है बेटा, वहां मुझे ले चलो। तो अनबू, जिसकी माँ तो बचपन में गुजर चुकी थी, वो हर बूढ़ी महिला को माँ कहकर ही बुलाता है और उनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है। तो वो सोनल को बीच पर लेकर आता है ताकि समंदर को दिखाकर उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन बेचारी वहां पर आते ही अपने पति को याद करने लगती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मुझे अब और नहीं जीना। यही सोचते सोचते वो बेहोश हो जाती है। तब अनबू जल्दी से उसको उठाता है और खाने पीने की चीजें देता है, क्योंकि सोनल ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अनबू भी सोनल को देखकर समझ जाता है कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इनके साथ, बड़ी परेशानी से गुजर रही है ये। इसलिए वो सारा दिन सोनल को ऑटो में घुमाता है और कहता है कल मैं एक लड़की के घर जा रहा हूँ उसके माता पिता से मिलने, तो अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। ये सुनकर सोनल उसे बहुत प्यार देती, उसके लिए प्रार्थना करती। अपने बेटे वाला प्यार वो बेचारी अनबू को दे रही है, जिस प्यार को उसके खुद के बेटे ने ठुकरा दिया था। इसके बाद दोस्तों, रात को जब अनबू सोनल से कहता है अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आपको जहाँ रुकना होगा बता देना, तो सोनल एक ब्रिज के किनारे पर ऑटो रुकवा देती है। उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो मंगलसूत्र निकाल कर अनबू को देती है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है। सोनल कहती है मुझे अपनी माँ कह रहे हो और माँ से छोटी सी भी चीज नहीं ले सकते, लो रखो इसे अपने पास। इसलिए अनबू मंगलसूत्र लेकर घर आ जाता है, लेकिन उसको अजीब सपने आते हैं। उसको बार बार यही सपने आते हैं कि माँ कैसी होगी, बहुत टेंशन में थी वो, कहीं उन्होंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। इसलिए वो दोबारा सोनल को ढूंढते ढूंढते उसी ब्रिज के पास आता है, जहां सोनल उसको ब्रिज के नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि माँ मेरे साथ चलो, मुझे पता है आप अब बेसहारा हो चुकी है, मेरा भी दुनिया में कोई सहारा नहीं है, भगवान ने इस उम्र में मुझे माँ का सौभाग्य दिया है, इसलिए आपको इस बेटे के साथ घर चलना होगा। ये सुनकर बेचारी सोनल की आंखें भर आती और वो अनबू के साथ उसके घर आ जाती। अब अगले दिन अनबू माही से मिलने जाने वाला था, तो वो सोनल को भी अपनी माँ के तौर पर लेकर जाता है। लेकिन जब माही ये देखती है तो वो अनबू से कहती कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर ये महिला कहाँ से आ गई। अनबू कहता है कि इनका कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैंने इनको अपने साथ रख लिया, अब ये हमेशा मेरे साथ रहेंगी। पर
ये सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है मैं तुमसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही थी कि तुम एक ऑटो ड्राइवर हो गंवार, जो मेरे नौकर बनकर मेरी बातें मानते रहोगे। ऊपर से तुम्हारे घर में कोई नहीं होगा तो मैं राज करूंगी, लेकिन न जाने कहां से बुढ़िया को लेकर आ गए तुम अपने साथ। देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो उस महिला को छोड़कर आ जाओ जहां से तुमने उसको उठाया, या फिर शादी नहीं होगी। अनबू सीधे सोनल के पास आता है और कहता है कि माँ चलो, हमें नहीं रुकना यहाँ पर। कहकर वो निकल जाता है। अनबू ने दोस्तों माही को ठुकरा दिया, सोनल को चुना। इस उम्र में भगवान ने उसको सोनल के रूप में माँ दी है, तो दूसरी ओर अच्छी लड़की भी दे सकता है। यही देखकर सोनल काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि जैसा बेटा वो चाहती थी वैसा ही अनबू है। अब इतनी कहानियां सुनने के बाद आखिरकार अभी को एहसास हो जाता है कि जिस माँ को वो छोड़कर आई है उससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं है। तो वो सबसे पहले अपनी माँ को फोन लगाकर माफी मांगती है। माँ बेचारी फोन के इंतजार में ही थी, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और इसी इमोशनल सीन के साथ और अच्छे मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बताइए आपको क्या लगता है कमेंट करके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।